1955 के एक्ट में फिर संशोधन 2005 में किया गया, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2005, और इसके तहत एक नया कंसेप्ट लाया गया OCI का। इसके तहत OCI का एक कंसेप्ट लाया गया, OCI। इसका मतलब था ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के जो समुद्र पारी है, समुद्र पारी है, भारतीय समुद्र पारीय नागरिक, ठीक है, OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म था, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज और छोटी सी समझ लीजिए कि NRI क्या होता है। NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि NRI। पहली बात इनके संदर्भ में, पहली बात है ये क्या होते हैं, भारत के नागरिक होते हैं, ठीक है, ये याद रखना, ये भारत के नागरिक होते हैं। जिस तरह से हम नागरिक हैं, आप नागरिक हैं, उसी प्रकार से यही भारत के नागरिक होते हैं। लेकिन ये पिछले 6 महीनों से 182 दिनों से भारत के बाहर रह रहे हैं, ठीक है, और किसी कारणवश रह रहे हो, कोई नौकरी कर रहा है, बहुत सारे जो संवैधानिक पद के जो अधिकारी होते हैं, जो कर्मचारी हो, भारत सरकार नियुक्त करती है, किसी को राजदूत बनाती है, बहुत सारे अलग अलग नाना प्रकार के देशों में, ठीक है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ हो, वहाँ पे बहुत सारे हमारे यहाँ के जो लोग होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं वहाँ की भारत सरकार को, तो उनको भेजा जाता है। तो वो सब क्या कहलाते हैं, NRI कहलाते हैं, NRI, ठीक है। जैसे USA है या फिर UAE है, यहाँ पर लाखों की संख्या में हमारे भारतीय लोग रहते हैं, NRI रहते हैं, जहाँ वहाँ रहते हैं, उनकी फैमिली भारत में रहती हैं, तो वहाँ कमाते हैं और फिर वहाँ पर अपना प्रेशर बेचते हैं, जैसे कहते हैं रेमिटेंसेस, डॉलर बेचते हैं, ठीक है, डॉलर बेचते हैं। इसके अलावा इनके बारे में एक बात आती है कि 2011 में इनको भी वोट देने का अधिकार मिल गया था। अब NRI यानी कि आप भारत से बाहर कहीं भी नौकरी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, लेकिन आप भारत में वोट दे सकते हो, ठीक है, वोट देने का आपको अधिकार है। तो ये NRI होते हैं, ये नागरिक होते हैं, ठीक है, लेकिन भारत से बाहर रह रहे होते हैं, 6 महीने से बाहर, कोई भी देश हो, या वोट देने का भी अधिकार। तो NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, यानी कि इंडिया नहीं रह रहे, लेकिन क्या है, इंडियन है, यानी कि नागरिक है, लेकिन ये लोग भारत के नागरिक नहीं होते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ठीक है। तो एक कंसेप्ट आता है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। अब इनको क्या क्या लाभ मिलते हैं, इनको कुछ लाभ मिलते हैं। पहला इनको मिलता है मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा, मल्टीपर्पज लाइफ लॉन्ग वीजा। इसका मतलब ये है कि आप कभी भी बेरोक टोक भारत में आ सकते हो, ठीक है, और कब तक, आजीवन, ठीक है। आप भारत में आप आजीवन, जब तक आपका जीवन रहता है, आपको एक बार OCI कार्ड दे दिया गया है, आप जीवन भर भारत में आ सकते हो बिना रोक टोक, कितने भी समय तक यहाँ पे ठहर सकते हो। आपको इसलिए किसी प्रकार के वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कितने भी समय तक रह सकते हो, आजीवन आ सकते हो, कभी भी आ सकते हो, कभी भी और कितने भी समय तक रह सकते हो। तो ये सुविधाएं देंगे। साथ ही साथ इसमें एक जो दूसरी शर्त थी, तो उसको खिलाफ जो दूसरा था उसको समाप्त कर दिया गया कि आपको जो 6 महीने में जो नज़दीकी का पुलिस स्टेशन होता है, वहाँ पर आपको रिपोर्ट करनी होती थी, तो उस क्लॉज से आपको रिमूव कर दिया गया, बाहर कर दिया गया, आपको अब जरूरत ही नहीं है बताने की। इसके अलावा कुछ आपको सुविधाएं दी गई, जैसे कि जो हमारे उच्च शैक्षिक संस्थान होते हैं, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं,
जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, उच्च शैक्षिक संस्थान होते हैं, तो उनमें इन लोगों के लिए सीटों को भी आरक्षित किया जाने लगा है। ठीक है, सीटों को इसलिए आरक्षित किया जाने लगा इनके जो बच्चे होते हैं, अब ये आ रहे हैं तो उनके बच्चे अच्छे हैं, आराम से पढ़ सकें, उनको सहूलियत हो पढ़ने में, उन्हें कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ठीक है, भारत के साथ जुड़ाव महसूस हो। और एक और प्रावधान डाल दिया गया, एक और बात डाल दी जो ये अपना इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में, जो भी इनका इन्वेस्टमेंट होगा तो उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी, प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो इस प्रकार से इनको ये लाभ है। लेकिन क्या इनको सभी लाभ मिल जाते हैं? क्या एक नागरिक को जिस प्रकार की सहूलियतें प्राप्त होती हैं, क्या वो सभी सहूलियत मिल जाती हैं? तो आंसर है नहीं। तो उनको वो सभी सहूलियतें नहीं मिलती जो नागरिक को मिलती है। इनको कुछ सहूलियतें ये ज़्यादा मिल गई कि मल्टीपर्पज़ लाइफ लॉन्ग वीज़ा मिल गया, प्रति 6 महीने वाला जो क्लॉज था, ठीक है, इसे समाप्त कर दिया गया। हायर एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन हैं उनमें कुछ सीटों को रिजर्व कर दिया गया, जो इन्वेस्टमेंट है उसको सुरक्षा दी गई। सॉरी, लेकिन जो हमारे संवैधानिक पद, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, ठीक है, लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो, चाहे लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, लेजिस्लेटिव असेंबली हो, यानी कि विधानमंडल, तो इनके मेंबर आप नहीं बन सकते हो। आप आर्टिकल 16 का लाभ नहीं उठा सकते हो। ठीक है, आप 16 का लाभ नहीं उठा सकते हो। साथ ही साथ आपको वोट डालने का भी अधिकार नहीं होता है। जैसे भारत में नागरिक जो भी हैं, तो आर्टिकल 3 to 5 एंड 3 to 6, 325 और 326 के तहत सार्वभौमिक एवं देश के मताधिकार की बात की गई, यूनिवर्सल एंड एडल्ट फ्रेंचाइज की बात की गई है। ठीक है, यानी कि सभी को मत देने का अधिकार है, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी आधार के साथ, धर्म, जाति, लिंग, कोई भी। और साथ ही साथ 18 वर्ष से अधिक आयु जिसकी भी है वो एलिजिबल है, वोट दे सकता है। तो इनको ये भी अधिकार करने हैं। तो अब क्या हुआ, फिर क्या हुआ? अब कुछ भारतीयों को PIO प्राप्त था। PIO जो कार्ड था, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, और कुछ भारतीय मूल के लोग थे उनको OCI कार्ड मिल गया था, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। हो क्या रहा था, PIO थे तो उनको बहुत कम सुविधाएं मिल पा रही थी, जबकि OCI है उनको काफ़ी सुविधाएं को लाइफ लॉन्ग मिल गया, ये भी हो गया, ये भी मिल गया, ये भी मिल गया, तो इनको PIO की तुलना में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत प्राप्त थी। तो अब क्या हुआ, अब भारत सरकार पे ये लोग, भारतीय मूल के जो लोग थे, वो कहने लगे कि PIO जो हैं उनको भी OCI का कार्ड दिया जाए, या फिर PIO को जो कार्ड है उसका जो दर्जा, उसका स्टेटस है OCI के बराबर कर दिया जाए, उसके समतुल्य कर दिया जाए। तो 2014 की बात है, एनडीए गवर्नमेंट, मई 2014 में एनडीए गवर्नमेंट आती है, सत्ता में आती है, और प्रधानमंत्री अमेरिका की यात्रा पर गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की यात्रा गए, तो भारतीय मूल के लोगों से उनका संवाद हुआ, उनको संबोधित किया। तो वहाँ पे बहुत सारे भारतीय लोग जितने भी थे, अधिकांश उन लोगों ने मांग की कि मोदी जी अब आप जो PIO और जो OCI को दोनों को एक कर दीजिए, या फिर दोनों का स्टेटस एक कर दीजिए। ठीक है, तो अंततः 2015 में जो 1955 का जो एक्ट है, 2015 में फिर एक संशोधन किया गया। और क्या किया गया, 2015 में संशोधन किया गया, जो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 इसमें 2015 में एक संशोधन किया गया, यानी कि इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 लाया गया। इसमें क्या किया गया, इसमें ये कहा गया कि जो आपका PIO है, PIOS, और जो OCI है, ठीक है, इन दोनों को क्या किया, इसको भी समाप्त कर दिया गया, इसको भी समाप्त किया गया। ठीक है, और इसकी जगह एक नया कंसेप्ट लाया गया, OICH, और जो OICH है उसकी जो पावर है, उसका जो स्टेटस है, वो OCI के बराबर कर दिया गया। यानी कि PIO और OCI दोनों को समाप्त कर दिया गया। जितने लोगों के पास भी ये कार्ड थे, दोनों अलग अलग प्रकार के, इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, उसका नाम कर दिया OICH, और OICH की वैधानिकता, उसकी जो मान्यता OCI के बराबर हो गई। यानी कि OCI में जो प्रावधान थे, जो सहूलियत थी, वो इनको भी मिल गई और इनको तो मिली हुई थी, और एक ये इसका कंप्लीट नाम बना दिया गया। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, ओवरसीज इंडियन
कार्ड होल्डर, ठीक है, ओवरसीज इंडियन कार्ड होल्डर, ठीक है, यानी कि ओवरसीज समुद्र पारीय भारतीय जो नागरिकता से संबंधित भारतीय जो कार्ड होल्डर हैं, भारतीय मूल के, उनसे संबंधित जो बातें हैं वो सारी की गई हैं, ठीक है। तो अंततः फिर हम आते हैं अपना सबसे पहली बात कि जो हमने PIO दिया था, PIO, तो PIO कुल मिलाकर के 6 देशों को नहीं दिया गया था। यानी कि PIO हमने पढ़ा ना कि इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 2000 अमेंडमेंट एक्ट 2003 में PIO आया था, तो उसमें क्या किया था, हमने 6 देशों को उससे बाहर रख दिया था। यानी कि 6 वो देश थे जिनको PIO कार्ड नहीं मिल सकते। वो कौन थे? पाकिस्तान था, बांग्लादेश था और अफगानिस्तान था। इसके अलावा चीन था, भूटान था और नेपाल था। चीन, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, राइट, 6 देश थे। ये PIO की पात्रता नहीं आती। भारत सरकार ने अपनी विधि में ऐसा डाल दिया था 2003 के संशोधन में, राइट, याद रखना। क्यों डाल दिया? इसलिए डाल दिया था कि हमने ये कहा कि 4 पीढ़ियों पूर्व अगर कोई लोग बाहर गए थे हमारे यहाँ से, जो उनकी जो संतानें हैं वो रह रही हैं, उनको भारतीय मूल का माना जा सकता है। तो ऐसे तो वो सभी लोग आ जाते हैं उसमें। पूरा पाकिस्तानी अभी 1947 में पैदा हुआ है, तो वो तो सारे भारतीय मूल के नागरिक माने जाते हैं, या बांग्लादेश के, ठीक, किसी प्रकार भूटान है, नेपाल होगा तो ठीक है। और OCI जब आया 2005 में, अटल बिहारी सॉरी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, UPA, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, तो उस समय संशोधन 2005 में कर दिया गया था। 2005 में संशोधन किया गया तो OCI का कंसेप्ट आया था, उसमें 3 देशों को मुख्यतः 2 देशों को इसमें से बाहर कर दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। हालांकि अफगानिस्तान को OCI कार्ड दे दिया गया था, फिर उससे ज़्यादा हमारा उतना ज़्यादा सरोकार तो है नहीं। हालांकि पाकिस्तान और बांग्लादेश को अभी भी इससे बाहर रखा गया। तो PIO किन देशों को नहीं मिलता है? 6 देश हैं, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, नेपाल है, फिर चीन है, भूटान है और नेपाल है, ठीक। OCI कार्ड 2 देशों में मिलेगा, पाकिस्तान हुआ और एक बांग्लादेश हुआ, राइट, इस बात को याद रखना। अब इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं 2000। अब एक चीज़ ये है कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि भारत सरकार को 2003 में संशोधन करना पड़ा, PIO का कंसेप्ट लाना पड़ा, 2005 में संशोधन करना, OCI का कंसेप्ट लाना पड़ा, ठीक है। साथ ही साथ 2003 से हमने क्या किया कि प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाना शुरू कर दिया। क्या ऐसी जरूरत पड़ गई थी? जरूरत ये पड़ गई थी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 1947 में जब देश आज़ाद होता है और उससे लेकर के 1990 तक, ठीक है, यानी कि 1947 से लेकर 1990 की बात करें तो हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, हमारी जो इकोनॉमी थी, क्लोज इकोनॉमी थी, बंद अर्थव्यवस्था थी। यानी कि हमने अपने दरवाजे खिड़कियाँ देश के सब बंद कर रखे थे। हमने कहा था हमें बाहर में निवेश नहीं चाहिए, हमें जो भी हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपनी कंपनियों को सुरक्षित रखेंगे, अपने जो फैक्ट्री है उनको प्रोटेक्ट करेंगे ताकि इससे रोजगार पैदा होंगे, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, ठीक है, भारतीयकरण होगा। तो हमने इकोनॉमी को बंद कर रखा। इसके पीछे कई और भी कारण थे। पहला तो ये भय था। पहले ये भय था कि जब भारत को गुलाम बनाया था तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी, यानी कि कोई कंपनी आई थी जिसने भारत को गुलामी की दास्तान अगले 200 वर्षों तक बनाए रखा। दूसरा एक ये भय था, ठीक है, यानी कि गुलामी का भय, आज़ाद हुए थे उस समय, ये भय था। इसलिए हमने अर्थव्यवस्था को पूरा बंद कर दिया था। भारत से कोई आई नहीं, भारत से कोई भी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी आई नहीं सकती थी, ठीक है। दूसरा क्लोज करने का ये भी था कि इससे क्या हुआ, जो हमारे नवजात उद्योग हैं, नवजात थे, छोटे छोटे उद्योग थे, नवजात उद्योग हैं, अगर विदेशी कंपनियों को अनुमति दे दी, अगर हमने अपनी अर्थव्यवस्था के द्वार खोल दिए तो विदेशी कंपनियां आएंगी, उससे क्या होगा, समाप्त हो जाएंगी ये। क्यों? क्योंकि जब भी कोई विदेशी कंपनी आती है भारत में, विदेशी कंपनी के पास पैसा है, यानी कि उसके पास संपत्ति है, पैसा है, उसके पास टेक्नोलॉजी है, उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, जो मैनेजमेंट की पावर है वो भी है। तो इंडिया की इकोनॉमी के बारे में हमेशा कहा जाता है कि
इंडियंस आर नॉट गुड मैनेजर, यानी कि हमारे पास मैनेजमेंट की अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो इससे होता क्या है, विदेशी कंपनियाँ आती, बहुत ज़्यादा कंपनियाँ मौजूद थी, भारत में आती, कंपटीशन होता, और ये कंपटीशन से भारत बाहर हो जाती, क्योंकि इनके पास बहुत अनुभव नहीं है, ना तो पैसा है, ना टेक्नोलॉजी है, ना कोई एक्सपीरियंस है। होता क्या है, इनके जो प्रोडक्ट होते हैं गुणवत्ता में भी अच्छे नहीं रहते, इनकी क्वालिटी भी खराब है और महंगे भी होते हैं। और वही ऑन द अदर हैंड जो विदेशी कंपनी आएगी उसकी जो गुणवत्ता होगी, क्वालिटी होगी, रिच होगी और सस्ते के सस्ते होंगे। तो बाहर के लोग कौन पसंद करें? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप क्या खरीदें? आप वो खरीदेंगे जिसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी और सेम कीमत में, इनकी क्वालिटेटिव होगा और अफोर्डेबल होगा, आप वो खरीदेंगे। तो इससे कि हमारे जो उद्योग धंधे हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस समय तक हमारी जो भी जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने हमेशा उद्योग धंधों को संरक्षण दिया। उन्होंने कहा हम अपने उद्योग धंधों को संरक्षण देंगे ताकि हमारा इकोनॉमी आगे बढ़े, रोजगार पैदा हो, समावेशी विकास हो और हमारी आत्मनिर्भर इकोनॉमी आगे बढ़े। तो ये कार्ड पे हमारी बंद थी, लेकिन क्या हुआ 1990 में आते आते हमारी एक अर्थव्यवस्था चरमरा गई और हमने क्या किया, IMF के पास गए, वर्ल्ड बैंक के पास गए, बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास गए, कुछ कर्ज लिया और फिर उन्होंने हम पे बहुत सारी मोटी मोटी शर्तें ला दी। उन्होंने कहा कि आपको इकोनॉमी के गेट खोलने होंगे। तो हमने क्या है, जो क्लोज इकोनॉमी थी उसको क्या कर दिया, हमने ओपन कर दिया। हमने क्लोज इकोनॉमी ओपन कर दिया, अब बहुत सारी कंपनियां आ रही थी तो विकास होने लगा था। तो अब हमने क्या किया, अब हमें लगने लगा कि अब हमें जो बाहर विदेश जितने भी विदेशी लोग रह रहे हैं उनमें से जो भारतीय मूल के व्यक्ति, कहने का मतलब है वो लोग जिनका कभी भी कोई संबंध भारत से रहा होगा, तो हमें उनके साथ एक सांस्कृतिक जुड़ाव रखना होगा, एक जुड़ाव हो। इससे जुड़ाव से क्या होगा कि वहाँ से वो निवेश करेंगे, क्योंकि भारत के बाहर चाहे दुबई हो, सऊदी अरब हो, आपका UAE हो, आपका कनाडा हो, ब्रिटेन हो, USA हो, तो भारतीय लोग जो बहुत पहले भारत से बाहर जा चुके हैं बहुत सारे संख्या में रहने लगे और बहुत एलिट क्लास में रह रहे हैं। ठीक है, तो इससे हमें कई लाभ होंगे। पहला, जब उनसे सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस करेंगे, कैसे करेंगे, हम उनको कुछ सहूलियत देंगे, PIO कार्ड दे रहे हैं, OCA कार्ड दे रहे हैं, कुछ सहूलियत दे रहे हैं जिससे उन्हें लगे नहीं देश, भारत देश हमारा है। ठीक, वो हमारा अपना है, अपनेपन का एक भाव आएगा, फीलिंग आएगी, तो वो लोग इन्वेस्ट करेंगे। पहला इन्वेस्ट होगा। दूसरा, हमारी जो सॉफ्ट पावर है, कूटनीति है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, वो आगे बढ़ेगी, वो मजबूत होगी। वो कैसे होगी, वो इस तरह से होगी कि भारतीय मुल्क जो अमेरिका है, माना कि अमेरिका की पार्लियामेंट में भी बहुत सारे लोग हैं, तो अब जब भी कोई भारत से संबंधित बिल आएगा, एक्ट आएगा, तो वो लोग कहीं ना कहीं भारत का पक्ष लेंगे, भारत के प्रति जो गुड फीलिंग है वो रहेगी उनमें। तो इससे हमारी सॉफ्ट पावर बढ़ेगी। वहाँ के लोग जो होते हैं, अब जैसे कि एक देश है उसमें अगर 20% भी आबादी इंडिया की हो गई है, तो उन 20% का एक दबाव होगा ना वहाँ की सरकार के साथ, और वो सरकार बाध्य हो जाएगी भारत से मित्रवत संबंध रखने के लिए। ठीक है, परस्पर लाभ के आधार पर। तो इसलिए हम ये सारे प्रावधान कर रहे थे, ये सारी बातें कर रहे थे, ताकि एक सांस्कृतिक जुड़ाव हो। ठीक है, एक इसे कहते हैं कल्चरल डिप्लोमेसी कहते हैं। इनकी कल्चर के माध्यम से और कल्चरल डिप्लोमेसी के माध्यम से हम अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना चाहते हैं, नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं। इसी क्रम में 2003 से हमने प्रवासी भारतीय दिवस मनाना शुरू कर दिया था। 2003 से प्रवासी भारतीय दिवस, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी जी से होती है। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उसी दिन से बाद में प्रवासी दिवस मनाया जाता है। तो प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है हर दिन। ठीक है, हर वर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये मनाने की शुरुआत 2003 से होती है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उस समय, और LM लक्ष्मी कमेटी थी, समिति थी, तो उसने अनुशंसा की थी आप ये भी करने लगो। इसमें क्या होता है, इसमें प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय मूल से संबंधित दुनिया में जितने भी लोग हैं, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाता है, भारत में आते हैं। एक तयशुदा स्थान पे ये सारी मीटिंग होती है, कार्यक्रम होता है, और इनको जिन लोगों ने भी भारत के लिए कुछ अच्छा किया है, ठीक है, चाहे वो इकोनॉमी के फील्ड में हो या फिर पॉलिटिकल फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, तो उनको अवार्ड दिए जाते हैं, उनको सम्मानित किया जाता है। अच्छा, सोच लीजिएगा आपने कुछ किया है भारत के लिए, थोड़ा बहुत आपको सम्मान किया है हमने बुलाकर, ठीक है, तो आपका जुड़ाव और बढ़ेगा। तो अंततः लाभ तो हमें हो रहा है। तो इस वर्ष 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था मध्य प्रदेश के इंदौर, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जिला है, वहाँ मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी हमने शुरुआत कर दी ताकि सांस्कृतिक जुड़ाव महसूस हो।
हमारी डिप्लोमेसी जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी है वो आगे बढ़े। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात और रह गई है और उसी के साथ क्लास का समाप्ति करते हैं। वो ये है जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, इसमें एक और संशोधन किया जाता है, इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019, जिसे लोकप्रिय रूप में CAA भी कहा जाता था, CAA 2019। ठीक है। पहला, इसमें प्रावधान किया गया था, इसमें कुल मिलाकर के तीन देश थे कि यहाँ के लोग भारतीय नागरिक माने जाएंगे। पहला पाकिस्तान, दूसरा था बांग्लादेश, तीसरा था आपका अफगानिस्तान। ठीक है। छह समुदाय कुल मिलाकर सम्मिलित थे, 6 कम्युनिटी यानी 6 समुदाय। कौन कौन? पहला हिंदू, बौद्ध, जैन, ठीक है, सिख, ईसाई, पारसी। इसमें एक डेट रखी थी कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी भारत आए हैं, लीगल रूप से आए हों या फिर इलीगल रूप से, वैधानिक प्रवासी हों या फिर अवैधानिक रूप से आए हों, तो भारत के नागरिक बन जाएंगे, नहीं कि नागरिक माने जाएंगे। इसमें जो आधार दिया गया था वो मिलेगा इनको प्राकृतिकरण। पहले क्या होता था कि आपको कुल मिलाकर कितना 12 वर्षों में 11 + 1 रहना होता था। कुल 14 होती थी, उनमें से 12 वर्ष रहना होता था। 12 में भी 11 वर्ष रहना है, उसके बाद 1 वर्ष नियमित। तो इसको घटाकर कर दिया 5 और इसको 1 रखा, यानी कि कुल मिलाकर आपको 6 वर्ष भारत में रहना होगा, भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। ठीक है। और इसमें फिर जो डिबेट क्या होती है, विवाद, ये देखिए इसमें डिबेट होती है। कहते हैं कि पहला कि यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, ठीक है। दूसरा है कि उत्पीड़न हो रहा, यानी कि 22% आबादी थी, घटके 1.5% रह गई, ठीक है। पक्ष में ये बात होती है। भाई विपक्ष की बात करें, विपक्ष में बातें होती हैं कि नहीं, ये आर्टिकल जो 14 है उसका उल्लंघन है, साथ ही साथ जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है उसका उल्लंघन है, और मुस्लिमों की वो उस कम्युनिटी में से अहमदिया वगैरह उसकी बात हो रही है। तो कुल मिलाकर बात ये है कि 2019 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 आता है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 आता है। उसमें कुल मिलाकर कहा जाता है कि 3 देशों के नागरिक होंगे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, और 6 कम्युनिटी होंगी, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी और ईसाई। ये लोगों का इन देशों में चूँकि धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो रहा है, ठीक है, इनको ज़बरदस्ती इनका धर्मांतरण कराया जा रहा है, इनकी जो बहन बेटियाँ उनकी ज़बरदस्ती उनको अगवा कर लिया जाता है। बहुत सारे केसेस भी सामने आते रहते हैं आए दिन। तो इन लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। तो ये लोग वहाँ से भारत आए हैं, अवैध रूप से आए हों या फिर वैध रूप से आए हैं, और अगर ये भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं तो इनको हम कुछ सहूलियत दे रहे हैं। कुछ सहूलियत ये दे रहे हैं कि पहला तो 31 दिसंबर 2014 तक जो भी भारत में आ चुके हैं भारत के नागरिक मान लिए जाएंगे। दूसरा, उनको सहूलियत ये होगी कि वैसे कोई नागरिक अगर भारत का बनना चाहता है, जिसका भारत से पहले कोई सरोकार नहीं था, उसको कुल मिलाकर 14 वर्षों में 12 वर्ष भारत में रहना होता था, लास्ट के एक वर्ष रेगुलर रूप में रहना होता है। तो उनके लिए क्या किया हमने, 11 वर्ष की अवधि में से 6 वर्ष की अवधि घटा दी, 5 वर्ष की कर दी, यानी कि 5 वर्ष वो भारत में रहे, साथ ही साथ 1 वर्ष नियमित रूप से रहे, टोटल मिला के 6 वर्ष भारत में रहा है तो भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये पूरा एक्ट था। इसमें पक्ष में ये पक्ष की लोग यानी कि सरकार कह रही है कि देखिए वहाँ पे मुस्लिम बहुल आबादी है, राज्य की 80, 90 या 95% आबादी मुस्लिम है, वहाँ पर इनको धार्मिक रूप से उत्पीड़न हो रहा था। एग्जाम्पल के रूप में कहते हैं कि 22% का डेटा देते हैं। जब देश 1947 में पार्टीशन हुआ था उस समय वहाँ पर हिंदू आबादी 22% थी, आज वो घट करके 1.5% गई है।
तो जो भी 21-20-20% जो भी आबादी वो कहाँ गई है, तो इसका मतलब होता है कि वहाँ पर उत्पीड़न हो रहा है। जो दूसरे लोग हैं, जो विपक्ष के लोग हैं या फिर अपोजिशन की पार्टी हैं, कांग्रेस हैं, फिर अन्य पार्टी, वो कह रही है कि देखिए कि आर्टिकल 14 बात करता विधि के समझ समानता, यानी कि विधि के समान सभी समान होंगे, समझ सभी समान होंगे, यानी कि किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो धर्म हो। तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा है। दूसरा जो सेकुलरिज्म का कंसेप्ट है, इसका उल्लंघन हो रहा है। तीसरा ये वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी और भी हैं, उनका भी उत्पीड़न हो रहा है। जैसे कि मुस्लिम में भी बहुत सारी फ़िरक़ें होती हैं, जैसे अहमदिया है या फिर सिया है, इन लोगों का भी उत्पीड़न हो रहा है, तो इनको आप नागरिकता क्यों नहीं देते हैं। तो ये सारी डिबेट है। तो इस प्रकार से आपने ये क्लास समझी होगी, पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।